Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 10th क्लास को पढ़ रहे थे जिसमें हमने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था पावर शेयरिंग की। पावर शेयरिंग में हमने कुछ इंट्रोडक्शन को किया था कि धीरे धीरे हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। इसकी मैं 2 वीडियोस आपको दे चुकी हूँ, अब ये 3rd वीडियो है। लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं कि कोई आपको ये कहे कि आप अपने घर को अभी छोड़कर जाएं तो आपकी मेंटल सिचुएशन क्या होगी, यानी कि आपके दिमाग में पहले थॉट्स क्या आएंगे कि कोई आपको ये कहे कि आप अपने घर को छोड़कर यहाँ से जाएं। हमें नहीं पता कि कहाँ जाएं। तो ये जो सिचुएशन होती है ये होती है श्रीलंका के अंदर। इन्हीं सभी बातों के बारे में हम क्या है पढ़ने वाले हैं। देखो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। देखो कि हमने कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम देखा था। किसके बारे में पढ़ा था? बेल्जियम। बेल्जियम में किस तरीके से पॉपुलेशन, ये फ्लेमिश रीजन, वेलोनिया रीजन 59%, 40%। मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। इस तरीके से हमने बेल्जियम को पढ़ा था। बेल्जियम यहाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, जो फ्रांस के पास का इलाका है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बेल्जियम में किस तरह की टेंशन्स थी, यानी कि कौन सी भाषा बोलने वाले व्यक्ति वहां पर रहते थे, इन सभी बातों के बारे में। जैसे डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे वो रहते थे, इनके बीच में क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी के पैरेलल हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। श्रीलंका के अंदर आपने देखा था कितना परसेंट, 74% सिन्हाला भाषा बोलने वाले व्यक्ति रहते थे, और इसके बाद फिर कुछ कम्युनिटी तमिल भाषा बोलने वाली रहती थी। इन सभी बातों के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर ये 2 देश एग्जाम्पल हमने पढ़े। जैसे श्रीलंका के अंदर हमने पढ़ा कि मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया गया था। कहने का मतलब क्या है, जो संख्या में ज्यादा है वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो सरकार में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो दूसरे थे उनके साथ क्या किया जा रहा था, जो इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। इस तरीके से जो दूसरी कम्युनिटी होती है, जो तमिल्स होते हैं, वो अपने आप को अलग समझना स्टार्ट कर देते हैं। यहां तक हमने टॉपिक को किया था। अब यहां से आप देखें कि 1980s में जो तमिल भाषा बोलने वाले जो व्यक्ति होते थे, कौन? तमिल भाषा बोलने वाले व्यक्ति, उन्होंने धीरे धीरे अपने अलग से क्या बनाने स्टार्ट कर दिए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। कहने का मतलब क्या है, उन्होंने ऐसे ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए कि अब हम एक तमिल एलम का मतलब क्या है, एक तमिल भाषा बोलने वाला, एलम का मतलब क्या है, एक ऐसा क्षेत्र बनाएंगे जहां पर सिर्फ हमारा रूल चलेगा। यानी कि अब श्रीलंका के अंदर टेंशन्स पैदा हो गए हैं, कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए हैं। वो कन्फ्लिक्ट किस तरीके से थे श्रीलंका के अंदर, ये जो लिट्टे के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लिट्टे क्या था। देखो लिट्टे के बारे में समझाती हूँ कि लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन क्या था, जिसका संबंध राजीव गांधी जी के साथ है, जिन्होंने, माना जाता है कि जो ये लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन है, राजीव गांधी को मारने में भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहा है, हाथ रहा है। तो लिट्टे पहले तो शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, LTTE, इसको बोलते हैं लिट्टे। यानी कि 1980s में लिट्टे बनने लग गया था। क्या बनने लग गया था? लिट्टे। इसकी फुल फॉर्म होती है लिबरेशन टाइगर तमिल एलम, EELAM, तमिल एलम, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ये बन रहा था, कब बन रहा था? 1980s में बन रहा था। अब इसकी ये डिमांड थी कि जो श्रीलंका है, यानी कि जो श्रीलंका है उसमें हमारा नदन पार्ट और ये ईस्टर्न पार्ट हमें दे दो। कहने का मतलब ये कह रहे थे कि जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं उनका अलग से एक क्षेत्र डिफाइन कर दो, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट होना चाहिए।
यहाँ हम ही रूल करेंगे, हम ही शासन करेंगे, क्योंकि जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो तमिल भाषा बोलने वालों को कोई भी किसी भी तरीके का अधिकार नहीं दे रही है। इसलिए हमें अलग से सेपरेट जगह चाहिए है जहां पर हम खुद क्या कर सके, शासन कर सके। इस तरह की बातें कौन कर रहा था? लिटे कर रहा था। और लिटे लिबरेशन टाइगर तमिल एलम। अब ये जो टाइम आता है 21 मई यानी कि 21 में 1991 का टाइम था। अब यहाँ पर हमारे रीडर जो कि तमिलनाडु के अंदर आते हैं, क्या कहां पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु में यहाँ पर राजीव गांधी जी आए थे और क्या कर रहे थे? जैसे चुनाव होता है तो चुनाव प्रचार के लिए रैलीज वगैरह होती हैं, तो इसमें राजीव गांधी जी आते हैं। और ये कब का टाइम होता है? 1991 का टाइम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक महिला इनके पास आती है और वो क्या है, एक बॉम्ब को अपने चारों तरफ ऐसे लगा के और इनके पास आती है, इनको माला पहनाने आती है। उसी दौरान ये इसको ह्यूमन बॉम्ब कहते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने ऊपर बॉम्ब लगाएगा और दूसरे को मारने के इरादे से जाएगा, इसको ह्यूमन बॉम्ब कहते हैं। तो एक महिला ऐसी थी जिसने क्या किया कि वहां राजीव गांधी के पास जाकर और उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया और वहीं पर बॉम्ब फटता है और वहीं पर राजीव गांधी जी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि जो श्रीलंका है वो हमारे जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं वो तमिलनाडु से ही तो थे और वो बार बार डिमांड कर रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे थे कि आप ऐसा करें, हमारी सहायता करें। श्रीलंका में जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने हमें हद से ज्यादा क्या कर रखा है? परेशान कर रखा है। लेकिन देखो, कोई दूसरे देश की गवर्नमेंट, अलग जो कंट्री होता है उसकी सरकार में इंटरफेयर कभी भी नहीं कर सकती। तो यहाँ मजबूर थे, हमारी देश की जो गवर्नमेंट थी वो मजबूर थी कि उनको इस तरह के सजेशंस देना या फिर ये धमकाना या कहना, ये प्रोहिबिशन में था, यानी कि मनाही थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते थे, दूसरे देश के मामलों में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। तो जिसके कारण वहां की जो तमिल भाषा बोलने वाली जो कम्युनिटी थी वो बहुत ज्यादा नाराज थी, जिनका एक संगठन था जिसका नाम क्या था? लिट्टे संगठन था। तो ये माना जा रहा है कि जो वो महिला थी जिन्होंने बॉम्ब का इस्तेमाल किया था वो क्या करती है? वो इस संगठन से संबंधित थी और यहाँ पर डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? राजीव गांधी जी की डेथ हो जाती है इस तरीके से। अब ये लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन लगातार डिमांड करता जा रहा है। अब श्रीलंका के अंदर माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। देखो कैसे। अब ये अकमेंडेशन इन बेल्जियम, हमारे पास अब दो कंट्रीज के एग्जाम्पल हमने पढ़े। पहला कंट्री हमने बेल्जियम पढ़ा, दूसरा हमने श्रीलंका को पढ़ा है। यानी कि बेल्जियम के अंदर भी हमने देखा कि अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले हैं, डच और फ्रेंच भाषा को बोलने वाले व्यक्ति हैं, उनमें भी डाइवर्सिटी है। कहने का मतलब उनकी भाषा में डाइवर्सिटी है, उनके कल्चर में डाइवर्सिटी है। लेकिन ये दो उदाहरण हैं, जैसे जो बेल्जियम होता है वो सभी को साथ में लेकर चलने की बात कहता है। कहने का मतलब कि हाँ, उनको एहसास हो जाता है कि हम ये गलत कर रहे हैं कि जो अदर कम्युनिटी है, यानी कि जो डच भाषा बोलने वाले हैं, उनके साथ हम गलत कर रहे हैं, उनको भी हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर हमारा देश अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर पाएगा। ये एहसास हो जाता है, किसको एहसास हो जाता है? बेल्जियम की सरकार को ये एहसास हो जाता है कि हमें सभी को साथ लेकर अगर हम चलेंगे तो देश की प्रोग्रेस में उनकी भी क्या रहेगी? भागीदारी रहेगी। इस तरीके से जो बेल्जियम है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से दोबारा सुधार करता है और जो डच कम्युनिटी है उनको अधिकार देने का काम करता है। जैसे ब्रुसेल्स में हमने पढ़ा था, ब्रुसेल्स में 80% जो थे वो फ्रेंच थे और 20% कौन थे? डच थे। देखो क्या होता है, देखे आगे।
तो बेल्जियम डिफरेंसेस यानी कि बेल्जियम में अलग अलग कम्युनिटी रहती थी, अलग अलग डाइवर्सिटी थी और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं। कन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़े होते हैं, झगड़े होते हैं। तो बेल्जियम की सरकार ने उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया, सॉल्यूशन किया, इसके बारे में देखें। बेल्जियम लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ यानी कि एक यूनिक रास्ता निकाला। किसने निकाला? बेल्जियम ने निकाला कि हम झगड़ा नहीं होने देंगे, हम अपने देश की जनता को यहां से इधर से उधर भटकने नहीं देंगे। जो डाइवर्सिटी है हम उसको अपनाते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंस एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी। ये तो होता ही है कि हर देश के अंदर अलग अलग कम्युनिटी मिलती है। जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, अलग अलग ये धर्म पाए जाते हैं। अगर हम इनको साथ में लेकर ना चले ना तो हमारे देश में भी इसी तरह के जो दंगे हैं वो होना क्या होता है, तय होना होता है। तो इक्वलिटी का जो अधिकार है वो इसीलिए तो दिया गया है कि आपको भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, सभी चीजों के आधार पर आपको इक्वल समझा जाता है। तो यहाँ पर भी फिर बेल्जियम ने कहा कि जो कम्युनिटी यहाँ पर हमारे रहती है, बेल्जियम के अंदर रहती है, उनको हम एक साथ लेकर चलेंगे। देखो क्या कहते हैं, अकमेंडेशन इन बेल्जियम यानी कि बेल्जियम ने क्या सुधार किए जिससे बेल्जियम का माहौल क्या है, अच्छा बना रहा। सम ऑफ दीज एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ अकमेंडेशन आर बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि 1970 से लेकर और 1993 तक इन्होंने क्या किए, अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार करना। क्या होता है, सुधार करना। कई बार हम क्या कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो आज आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना के तैयार कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद समय की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसमें क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ अब बेल्जियम में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इनको ये एहसास हुआ कि अब हमें इसमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इन्होंने चेंज कब से कब तक के बीच में किया, 1970 से लेकर 1993 में इन्होंने चेंज किया। और क्या किया, अमेंड किए। अमेंड का मतलब क्या होता है, सुधार किए। किसमें सुधार किए, कॉन्स्टिट्यूशन में। और कितनी बार किए, 4 बार। अलग अलग बातें यानी कि जो पुरानी बातें लिखी थी उनमें सुधार करके उन बातों को इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। देखो क्या कह रहे हैं, सो एज टू वर्क आउट an arrangement that would enable the everyone to live together within the same country। यानी कि कहने का मतलब ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर जो अलग अलग कम्युनिटी रहती है वो एक साथ मिलकर बहुत प्रेम के साथ रह पाए, इसके लिए जो बेल्जियम है उन्होंने 1970 और 1993 के बीच में 4 अमेंडमेंट किए, 4 सुधार किए। और किसके अंदर किए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुधार किए। आगे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा था बेल्जियम के अंदर 80 और 20 का रेशियो पढ़ा था। 80 तो यहाँ पर फ्रेंच थे और यहाँ पर डच कितने थे, 20% थे। अब इन्होंने अमेंडमेंट करके रूल बना दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहां पर 50-50% क्या रहेगी, अलग अलग कम्युनिटी का रूल रहेगा, शासन रहेगा। कहने का मतलब जितने भी व्यक्ति वहां पर असेंबलीज वगैरह में बैठेंगे तो उनकी परसेंटेज क्या रहेगी, 50-50% रहेगी। ये सुधार किया इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया। आगे, Thus, no single community can make decision unilaterally। कहने का मतलब क्या है, अब अगर ये 50-50% हो जाएंगे तो असेंबलीज में बैठेंगे, असेंबली में बैठेंगे तो कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी बिल आएगा, कोई भी सजेशन आएगा तो दोनों कम्युनिटी इस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अब अगर ये 50-50% रह गए और कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव इनके साथ नहीं हो पाएगा। किसके साथ नहीं हो पाएगा, डच कम्युनिटी के साथ भेदभाव नहीं हो पाएगा। तो ये रूल बनाया कि 50-50% कौन सी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, भागीदारी
रहेगी। आगे देखो, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, इन्होंने क्या बना दिए, लेवल्स बना दिए। जैसे हम अपने लेवल्स पढ़ते हैं ना, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप पढ़ते हो स्टेट गवर्नमेंट, क्या पढ़ते हो, स्टेट गवर्नमेंट, आप पढ़ते हो लोकल गवर्नमेंट, क्या पढ़ते हो, लोकल गवर्नमेंट। इस तरीके से आप सरकारों को पढ़ते हो। तो ये कह रहे हैं कि जो पावर है उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर को क्या नहीं किया, वहां पर जो कंसंट्रेशन में नहीं लेकर आए, पावर को क्या कर दिया, बांट दिया। इसको सिंपल शब्दों में समझो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी एक अपनी लिस्ट होती है कि मुझे ये काम करने हैं। कहने का मतलब क्या है, मुझे फॉरेन अफेयर्स को देखना है कि विदेशों के साथ हमारे कैसे संबंध रहेंगे, हमें देश की सेना को देखना है कि किस तरीके से हम सेना को मैनेज करेंगे, हमें देश की सीमाओं को देखना है कि हमारे देश की सीमाएं किस तरीके से प्रोटेक्टेड रह सकती है। तो ये किसका काम, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आप हरियाणा पुलिस पढ़ते हो, पंजाब पुलिस पढ़ते हो, अलग अलग लिस्ट होती है जिस पर कौन काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। तो ये कह रहे कि बेल्जियम के अंदर भी ऐसा ही किया कि जो पावर थी वो किस में बांट दी, लेवल्स में बांट दी। और लेवल्स इस तरीके से बटे होते हैं। ये लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर देखा जाता है, बाकी बहुत सारे कंट्रीज में ये प्रोविजन, ये जो थर्ड टियर है ये नहीं होता, ये दो होते हैं, सेंट्रल और स्टेट वाले ज्यादा मिलते हैं। तो ये जो बेल्जियम है ये अपनी डाइवर्सिटी को साथ में अपनाते हुए और बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है। किसको ले रहा है, अपनी डाइवर्सिटी को, और जो पीपल है, जो जनता है, उनको साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो लड़ाई झगड़े की संभावना इनके लग रही थी कि ये लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उस तरह की संभावना बेल्जियम के अंदर देखने को नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि वहां की सरकार को ये एहसास हो गया था कि अगर देश की जनता साथ में मिलकर काम नहीं करेगी तो इन फ्यूचर ये हो सकता है कि देश के अंदर सिविल वॉर हो जाए। कहने का मतलब देश के अंदर अंदर ही क्या ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए। तो इन्होंने कितने अमेंडमेंट किए, इन्होंने 4 अमेंडमेंट किए, जिससे बेल्जियम की जनता बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसमें डच कम्युनिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है और उनके अधिकारों की भी बातें की जाती है। अब देखो, ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी, कहाँ की आप बताएंगे, कहाँ की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी। As separate government in which both the communities have equal representation। इसी बात को इन्होंने रिपीट कर दिया कि जो आपकी क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उनमें 50-50% का रिप्रेजेंटेशन ले लिया, फ्रेंच का भी और क्या, डच का भी। आगे, the French speaking people accepted the equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। कहने का मतलब डच भी और फ्रेंच भी आपस में ये समझौता कर लेते हैं कि पूरे देश में से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी क्या है जो मेंबर आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो उनकी संख्या क्या रहेगी, 50-50% रहेगी। ये बहुत अच्छा इनिशिएट था, बहुत अच्छा इनका स्टेप था। आगे देखें, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हम अपने देश में पढ़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, लेकिन इनके पास एक अलग तरह की गवर्नमेंट थी। उसको ये क्या कहते थे, उसको कहते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या कहते थे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कहने का मतलब क्या है, एक कम्युनिटी होती है, उसमें से कुछ व्यक्तियों को रिप्रेजेंटेटिव बना लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। इसको सिंपल शब्दों में समझो कि डच एक कम्युनिटी है, फ्रेंच एक कम्युनिटी है, वो आपस में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे। कहां पर भेजेंगे, सरकार के सामने भेजेंगे, और वो उनकी तरफ से, जनता की तरफ से क्या है, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। यानी कि जो डच वाले हैं वो डच भाषा वाले की डच कम्युनिटी हो गई, और फिर फ्रेंच वाले हैं
तो फ्रेंच की एक अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई, ये आपस में कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को कहां भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेंगे। आगे डच, फ्रेंच एंड जर्मन है ना, 1% हम क्या है, शायद 7% हम क्या पढ़ चुके हैं, जर्मन स्पीकिंग को भी पढ़ चुके हैं। देखो जर्मन तो बहुत ही माइनॉरिटी में है और फिर भी इनको क्या दिया गया है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी कि बेल्जियम के अंदर ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके थे कि हमें हर कम्युनिटी को साथ में लेकर चलना है, तो यहां पर अधिकार किसको भी दिए, आपके जो जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको भी दिए। नो मैटर वेयर दे लिव, यानी कि ये चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, डच वाले कहीं कहीं रह रहे हैं, फ्रेंच वाले कहीं कहीं रह रहे हैं, या फिर जर्मन भाषा वाले कहीं कहीं पर रह रहे हैं, तो ये कोई मैटर नहीं करता था कि वो रहते कहां पर थे, वो कहीं पर भी रहकर अपनी क्या बना सकते थे, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना सकते थे। आगे दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और जब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है ना, जैसे एक कम्युनिटी होती है उसकी कुछ समस्या होती है, दूसरी कम्युनिटी होती है उसकी कोई समस्या होती है, तो ये जो कम्युनिटी थी आगे चलकर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए अपनी समस्याओं के बारे में क्या है, सरकार को बता सकती थी। आगे देखें, अब ये देखो यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रुसेल्स बेल्जियम, ये पार्लियामेंट का रूप है, जैसे आप अपनी पार्लियामेंट को देखते हैं तो ये उनकी पार्लियामेंट है। आगे देखें, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम मॉडल इज कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है, जटिल। यानी कि इन्होंने जो मॉडल पेश किया, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये मुश्किल है कि हम हर कम्युनिटी को साथ में लेकर चल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये काम करते चले गए तो इनको एहसास हुआ कि हर कम्युनिटी को साथ में लेकर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। बट दिस अरेंजमेंट हैज वर्क वेल इन सो फार, कहने का मतलब क्या है, शुरुआत में तो लगा कि हो सकता है कि देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आपस में जो डच कम्युनिटी है, फ्रेंच कम्युनिटी है, वो लड़ने लग जाए और ऐसा ना हो कि हम इन चीजों को संभाल ही ना पाए। लेकिन जैसे जैसे ये सुधार करते चले गए, देश का माहौल यानी कि जो बेल्जियम है उसका माहौल क्या होता चला गया, सुधरता चला गया। दे हेल्प टू अवॉइड द सिविक strife between the two major community and the possible division of the country on the linguistic line। linguistic का मतलब क्या होता है, भाषाई आधार पर। क्या होता है, भाषाई आधार पर। ये डर रहे थे, इनको डर था, किस बात का डर था, बेल्जियम जो गवर्नमेंट थी उसको इस बात का डर था कि कहीं भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर बेल्जियम कंट्री आपस में बट ना जाए, इस बात का बहुत डर लग रहा था। किसको लग रहा था, बेल्जियम गवर्नमेंट को लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अमेंडमेंट करते चले गए, जैसे ही सुधार करते चले गए, तो देश का माहौल बेहतरीन होता चला गया। When many countries of European came together to form the European Union, Brussels was chosen as the headquarter। अब देखो जो बेल्जियम था, उन्होंने अपने देश के माहौल को इतना बेहतरीन बना लिया था, तो जिसके कारण यूरोपियन यूनियन यानी कि जो यूरोपियन कंट्री है उनके लिए एक यूनियन बनाई गई, एक संस्था बनाई गई, जिसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया, आपका ब्रुसेल्स के अंदर बनाया गया। कहने का मतलब यूनियन, यूरोपियन यूनियन का मतलब क्या होता है, यहाँ ये वो संस्था होती है जो अलग अलग देशों में जहां पर भी ये दिखे कि कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, झगड़े होने की संभावना है, तो वो देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जाकर यूएन में अपनी शिकायत कर सकते हैं, फिर वहां से कोई ना कोई क्या निकाला जा सकता है, सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये जो यूरोपियन कंट्री है उनकी एक यूनियन का जो संगठन है वो बनाया गया, और वो संगठन कहाँ बनाया गया, वो बनाया गया आपका, ये आपका ब्रुसेल्स के अंदर। क्यों बनाया गया है, क्योंकि बेल्जियम ने एक ऐसा मॉडल पेश कर दिया दुनिया के सामने कि देश में डाइवर्सिटी होते हुए भी हम एक साथ बहुत बेहतरीन तरीके से रह सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपसे पूछ लिया जा सकता है और कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। चलो इसको हम कल डिस्कस करते हैं। बेटे आज के लिए इतना ही।
मैं कोशिश करूंगी आपके लिए कल भी क्लास लेकर आऊं, और आप क्लासेस को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना आप उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो क्या है फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पाती हैं, जो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ने के इच्छुक है, उन बच्चों के पास आप कोशिश किया करो इन वीडियोस को शेयर कर सके। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।